तो क्वेश्चन है मेरे पास, देखो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं मैं, इसमें सेल लगे हुए हैं। ये इसमें 6 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। इन सभी सेल्स की जो ईएमएफ है वो ई है। सर हाँ जी बोलो। सर ये कल वाले टॉपिक से क्वेश्चंस हैं? हाँ, जो कल टॉपिक किए थे उन्हीं से है। ओके सर। इन सभी की ईएमएफ जो है वो ई है, और इन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। कॉन्फ़िगरेशन जो बनी हुई है इसे ध्यान से देखो। मेरा क्वेश्चन है कि एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी, और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और आपके ऑप्शन है 6E एंड 6R। बी ऑप्शन है 5E एंड 6R। सी ऑप्शन है 4E एंड 4R। या डी ऑप्शन है 4E एंड 6R। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बोलना नहीं है किसी ने, चैट के अंदर मेरे को आंसर बताओ। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन है, एक ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें 6 सेल लगे हुए हैं। इन सेल को ध्यान से देख लो कैसे लगे हुए हैं। सभी की ईएमएफ ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट बताना है। अभी तक एक स्टूडेंट का आंसर आया बेटा, बाकी स्टूडेंट आंसर क्यों नहीं करते? देखो आंसर नहीं दोगे तो फिर सीखोगे कैसे? कुछ तो बोलो, ए बी सी डी में से किसी को कुछ तो लग रहा होगा। 2 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, बाकी बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं है क्या क्लास में? 3 स्टूडेंट के आंसर आ गए, 4 और। देखो, जब कोई टीचर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो किसी भी टीचर की ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप सही आंसर दो। एक्सपेक्टेशन होती है भी आप आंसर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर गलती कर लोगे ना तो मेरा एग्जाम में गलती नहीं करोगे। अब एक जो चीज है ना वो बड़ी सीखनी जरूरी है। लगभग लगभग आंसर आए हैं सभी बच्चों के। अब जो एक जो चीज है ना वो आपको बड़ी सीखनी जरूरी है। देखो, मैं डेली कुछ ना कुछ आपको सिखाता हूँ एग्जाम को डील करने से रिलेटेड। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एग्जाम को कैसे टैकल करना है उससे रिलेटेड डेली मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। आज भी एक चीज सिखाता हूँ। जब भी आप किसी चीज का आंसर करो तो आपके पास पता है 2 ही तरीके होते हैं। या तो आपको उसका रीजन पता होता है कि कोई आंसर हम ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, तो वो बोल क्यों रहे हैं। और दूसरा होता है तुक्का मारना, कि सर ने पूछा है कोई ना कोई तुक्का मार देते हैं। तो इस हैबिट को छोड़ दो, तुक्के मारने वाली हैबिट को। आप ना ये कोशिश किया करो कि मैं कोई आंसर दूं तो मेरे पास उसका रीजन होना चाहिए कि मैंने बी बोला तो बी क्यों बोला, सी बोला तो सी क्यों बोला। ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है या बी ऑप्शन दिया है उन्होंने जरूर कुछ इसमें देखा है डायग्राम में, इसलिए उन्होंने आंसर दिया है ना। हो सकता है किसी बच्चे ने तुक्का भी मारा हो। तो एक हैबिट बना लो, ये अपनी डेली लाइफ में भी हैबिट बना लो कि हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए भी सर ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने बी आंसर इसलिए दिया, सी आंसर इसलिए दिया। अपने मन में भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखूं ना तो आप देख रहे हो इसमें ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये सारे एक डायरेक्शन में लगे हैं। लेकिन ये जो बीच वाला सेल है ये उल्टा लगा हुआ है। ये एक सेल उल्टा लगा हुआ है, 5 सेल सीधे लगे हुए हैं।
तो आप एक चीज देखो, जो अगर 5 सेल सीधे लगे हुए हैं तो 5 सेल सीधे की वजह से 5 ही बैटरी का वोल्टेज बनेगा। सीरीज में लगे हुए हैं, मैंने कल बताया था, सीरीज में लगे हुए तो डायरेक्ट जोड़ देने, और सर एक उल्टा लगा हुआ है। हाँ बोलो। सर मैं ना डायग्राम ही दूसरा बना लिया, मतलब मैं ध्यान नहीं देता, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आंसर करता। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए तो मैं बार बार मैंने रिपीट भी किया था ना कि डायग्राम को ध्यान से देखो। तो एक सेल, 5 सेल सीधे लगे हुए हैं तो 5 ही हो गया। एक सेल उल्टा लगा हुआ है तो उसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास जो ई इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब 4 ही वाले दो ऑप्शन है, एक सी है और एक डी है, तो यानी अभी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो, रेजिस्टेंस सीधा या उल्टा नहीं होता, इन सभी का रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा, चाहे सेल उल्टा लगाओ लेकिन रेजिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा सीरीज में। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 6R आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं भी डी आंसर किसने दिया था। डी आंसर किसी ने भी नहीं दिया था। तो इस चीज को सब थोड़ा सा देखो। इसी चीज को मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज को रनिंग में मत किया करो। रनिंग का मतलब कि जल्दबाजी में मत किया करो। थोड़ा सा सोचा करो भी क्वेश्चन क्या है, आंसर ऐसे ही सेट क्यों किए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगी हैबिट आपकी। ओके, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास सेल जो है वो सीरीज में भी लगे हुए हैं, और हमने सीरीज में जब सेल लगाए थे तो एन सेल सीरीज में लगाए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो, और एम सेल लगाए थे पैरेलल में। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन मान रहा हूँ ऐसी, जिसमें सेल सीरीज में भी लगे हुए हैं और पैरेलल में भी लगे हुए हैं। इसमें ध्यान रखना, ऐसे ये एन सेल्स हैं, यानी हर एक लाइन में एन सेल्स है, और ये लाइन कितनी है, एम लाइंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, एन इंटू एम। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, एन इंटू एम सेल हो जाएंगे। ठीक है। अब कल वाली तरह ही हम इसमें सिंपल लिख लेते हैं, भी हमसे जो जो चीजें पूछी जाएंगी वो क्या क्या है, उनके आंसर हमें क्या क्या देने हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखो बड़ा आसान है, सीरीज की वजह से तो हो जाएगा। इन सभी का जो ईएमएफ है ना वो ई है, और सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही है सभी की। तो ये सीरीज में लगे हुए हैं 1 2 3 अप टू कितने एन, तो इन सब की वजह से कितना हो जाएगा, एन ई। और पैरेलल में एन ई एन ई एन ई एन ई करते हुए पैरेलल में सेम ही आएगा, तो ई इक्विवेलेंट बन गया एन इंटू ई। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट देखो, एक सीरीज में एन सेल है, तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐड होता जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, एन आर। अब ये आप मान लो भी ये पूरी लाइन का रेजिस्टेंस एन आर है, तो एन आर एन आर एन आर ऐसे करते हुए सारे क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी एन आर डिवाइड बाई एम। थर्ड पॉइंट, आपसे करंट पूछ लिया जाए, करंट कितना होगा, तो करंट की वैल्यू होगी एन ई। ये जो हमने किरचॉफ ला किया था, किरचॉफ वोल्टेज ला, उसी से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इतनी वैल्यू बनेगी। अगर आप m का एलसीएम ले लेते हो तो ये n इंटू एम ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा करंट। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले अक्रॉस द आउटर रेजिस्टेंस आर, तो वो तो आई आर ही होगा। आई की वैल्यू आपको पता चल गई है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जस्ट। आपसे पूछ ले
पावर के बारे में, पावर डिसिपेशन के बारे में। हमें पता है पावर का फॉर्मूला वैसे आई स्क्वायर आर होता है। आई की वैल्यू आपको पता चल गई है, एन एम पी डिवाइड बाय एम आर प्लस एन आर, इसका होल स्क्वायर साथ में आर मल्टीप्लाई। ठीक है, मैक्सिमम पावर डिलीवर का पूछ ले तो पी मैक्सिमम की कंडीशन, पहली बात तो कंडीशन करनी है हमने। कंडीशन के लिए होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं करंट में, इन दोनों को इक्वल कर देना, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन आर डिवाइड बाय एम, या फिर आप इसे बोल दो कि एम आर किसके बराबर होना चाहिए, एन आर के। तब जो पी मैक्स की वैल्यू है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस ऊपर वाले ऑप्शन में अगर आप पुट कर दोगे तो ये बनेगी एम इंटू एन पी स्क्वायर बाय 4, पी स्क्वायर बाय 4 स्मॉल। तो ये है अपना मिक्स ग्रुपिंग के रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, ऑप्शन में बस मैंने रिजल्ट को रखना है, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनमें गिवन वैल्यूज को रखना है और मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब सर हाँ बोलो। सर इन्नी वैल्यू याद किवें रहणगीਆਂ? इसमें देखो अगर आप इस तरफ जाते हो ना कि ये वैल्यूज मैंने याद रखनी है तो फिर आप नहीं प्रॉब्लम सर, में आ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਈ, ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ जाओगे। ਗਏ। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल। देखो जब भी हम पढ़ते हैं ना तो एक हमारे माइंड में एक चीज रहती है कि हम फटाफट चीजों को क्रैम कर लें, रट्टा मार लें, जबकि ऐसा नहीं है। पिक्चर बड़ी ही सिंपल और बिल्कुल क्लियर है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो आप ना सभी रिजल्ट जो कल किए थे और आज किए थे उसमें सिर्फ आज वाला रिजल्ट ध्यान में रखो, सिर्फ आज वाला रिजल्ट। अगर आपके पास कल वाला रिजल्ट नोट है तो मैं आज वाले रिजल्ट से ही वो सारे प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं आपको कह दूं कि एन सेल सीरीज में लगे हुए हैं, एन सेल सीरीज में लगे हुए हैं, ये सेल कितने हैं, एन। तो यहाँ पर एन की जगह तो एन नहीं है, कोई बताएगा एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यहाँ पर? सर एन ही है अप टू। नहीं, ये तो एन सेल हो गए, ऐसे एक लाइन दो लाइन, जैसे मैंने 3 लाइन बताई है तो मैं एम, ओके सर, सर वन। 1 है ना एम की वैल्यू। तो ये जो हमने कल टॉपिक किया था उसमें से ये वाला टॉपिक था सीरीज ग्रुपिंग का, सीरीज ग्रुपिंग का टॉपिक था ना। आज जो मैंने फॉर्मूला करवाए हैं मैं उनको दोबारा देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने आज वाले फॉर्मूला में करवाया ई इक्विवेलेंट की वैल्यू एन ई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर डिवाइड बाय एम, करंट की वैल्यू ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर डिवाइड बाय एम, पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर या फिर ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर डिवाइड बाय एम का होल स्क्वायर आर, और पी मैक्स की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है एम इंटू एन ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। देखो यही वैल्यू लिखवाई है मैंने। अब आप एक काम करो, इन सभी में m को 1 पुट कर दो। सीरीज के लिए जो मिक्स ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला है उसमें m को कितना पुट कर देना है, 1। तो E इक्विवेलेंट तो n ही रह जाएगा, R इक्विवेलेंट NR बन जाएगा, I इक्विवेलेंट E बाय R प्लस NR रह जाएगा, पावर का फॉर्मूला E स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस NR होल स्क्वायर आएगा, सॉरी इंटू आर रह जाएगा, और मैक्सिमम पावर डिलीवर का फॉर्मूला एन ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r रह जाएगा। अब कल वाले रिजल्ट से कंपेयर कर लो, जो सीरीज वाला हमने टॉपिक किया था यही रिजल्ट थे क्या सभी के? अगर आपने नोट किए थे तो ये देख लो यही रिजल्ट थे क्या? आपको भी बिल्कुल यही रिजल्ट थे। तो मैंने आपको यस सर। एक चीज नहीं सिखाई थी जब थोड़े दिन पहले लेक्चर लगाया था, तो मैंने कहा था जब भी मैं कोई चीज करवाता हूँ, कोई फॉर्मूला करवाता हूँ, कोई भी टॉपिक करवाता हूँ,
तो आप उनमें से उसी चीज को याद करोगे जो ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब कि एक ऐसा फॉर्मूला ध्यान रखने की कोशिश करोगे जिसको याद करने से बाकी 6-7 फॉर्मूला हो जाए। मिक्स ग्रुपिंग के फॉर्मूलाज को याद रखो। अब ऐसे ही अगर आपसे पैरेलल, ये तो मैंने सीरीज के लिए कह दिया, अगर पैरेलल के लिए पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, फॉर पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग में आपको पता है कि ऐसे लगे थे सेल, एक सेल, फिर दो, दूसरा सेल, ऐसे करते करते कितने सेल लगे थे, एम सेल लगे हुए थे। चेक कर लो कल वाले टॉपिक में, ये कितने लाइन बनाई थी हमने, एम लाइन बनाई थी। अब ये बताओ इसमें एन की वैल्यू कितनी है, ऐसे एक लाइन में कितने सेल लगे हुए हैं, एक ही सेल लगा हुआ है, लेकिन ये लाइन कितनी, यस सर। तो यानी सर 10 3। एम की वैल्यू 3 नहीं, एम यहाँ पर मैंने डॉट ऐसे लगाया, मतलब काफी सारे है। सर एन दी वैल्यू, एन की वैल्यू एक ही है, इस ऊपर वाली लाइन में देखो कितने हैं, एक सेल है। नहीं सर पहला पे नहीं कितना सी भी मतलब किनिया लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ है। अच्छा कितनी सीरीज लाइंस हैं ग्रुप उसे ठीक एन है सर। बोलते हैं। एक लाइन में कितने सेल हैं उसे एन बोलते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने सेल है उसे एन बोलेंगे, और ये लाइंस कितनी बनी हुई है उसे एम बोलेंगे। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही सेल है इसलिए एन की वैल्यू 1, ये लाइंस कितनी है, एम है। अब आप ये अपने आप से करके देखोगे, जो मैंने ये वाला आज फॉर्मूला लिखवाया है इसमें एम को एम और एन को 1 पुट करके देखो, और देखो क्या पैरेलल वाले रिजल्ट आ रहे हैं, पैरेलल वाले ही रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह से ना आपको थोड़ी सी देखो, कोई भी चीज है वो इतनी सिंपल नहीं है। काफी 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 स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी काफी टाइम लगाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो हमें एक एक मिनट में, 10 मिनट में या एक घंटे में चीजें क्लियर नहीं हो। आपकी सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, तो ज्यादातर मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से पता है मेरे को भी, बच्चे सोचते हैं भी हमने क्लास लगा ली बस काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। क्लास लगाने के बाद ना उन पर आपको सोचना पड़ता है, इन पर काम करना पड़ता है। भी ये चीज आज हमने सीखी है, मैं अपने तरफ से भी कोई ट्रिक बना के देखता हूँ, मैं अपने तरफ से भी कोई लॉजिक लगा के देखता हूँ कि ये चीजें क्या है, क्या इस टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक से कोई रिलेशन है या नहीं है। अब ये सारी चीजें अगर मैं क्लास में करवाऊंगा ना, तो आप मानो भी अपना एक चैप्टर एक महीने में भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बैक बैक साइड में भी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं भी बिहाइंड द स्टेज, आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ता है। तो ये था मिक्स ग्रुपिंग का, और एक मैंने जो न्यूमेरिकल करवाया उससे आपको सेल से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में आसानी होगी। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने इंटेंशनली इसलिए करवाया था ताकि आप में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, कि जब डायग्राम दिए जाते हैं तो उनको केयरफुली देखें, ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनको केयरफुली चेक करें। जैसे ज्यादातर बच्चों ने सी दिया, उन्होंने 4 तो पकड़ लिया, अभी 4 ही आएगा, लेकिन ये लॉजिक लगाना भूल गए कि रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा, रेजिस्टेंस सीधा या उल्टा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर क्या है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नोट भी करवा दूंगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि गैल्वेनोमीटर, देखो 3 तरह के मीटर आपने अभी तक नाम सुने होंगे, एक होता है गैल्वेनोमीटर, फिर एक होता है एमीटर, फिर होता है वोल्ट मीटर। तो ये जो एमीटर और वोल्ट मीटर है ना, गैल्वेनोमीटर से ही बनाए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा चेंज करके एमीटर बन जाता है, किसी और तरीके से चेंज कर दें तो वोल्ट मीटर बन जाता है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर को मीटर बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, और इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी है वो भी हमने करने हैं। एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि काफी सारे फॉर्मूलाज हैं और याद रखने में, और सब्जेक्ट भी 3-3 हो जाते हैं। तो जब हम पढ़ा करते थे तो हम एक टेक्निक लगाया करते थे, आप उस टेक्निक को यूज करके देखो, आपको बड़ा ही मतलब बड़ी हेल्प मिलेगी उससे। वो टेक्निक क्या है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, तो उस काम को क्या करा करो,
अगर आपके घर में बोर्ड है, बोर्ड नहीं है तो कॉपी, उस पर ना ऐसे सपोज किया करो भी आपके साथ में कोई बैठे हैं। अब पहले तो ग्रुप स्टडी हो जाया करती थी, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो सब अपने अपने घर पर है, तो उसको क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आज टॉपिक करवाया ग्रुप मिक्स ग्रुपिंग का, तो आप सब स्टूडेंट एक प्रैक्टिस स्टार्ट करके देखो और आपको बहुत ही ज्यादा मतलब उसका बेनिफिट लगेगा। आप एक कॉपी पर मिक्स ग्रुपिंग का टॉपिक लिखो, पहले उसको पढ़ लो अच्छे से, और फिर ऐसे सोचो भी मैं किसी को समझा रहा हूँ वो टॉपिक। आपने ऐसे समझना है कि आप टीचर हो और आप किसी स्टूडेंट को जिसे ये टॉपिक नहीं पता उसे समझा रहे हो। तो समझाने के लिए जैसे जैसे आप अपने तरीके से उसे लिखना स्टार्ट करो भी, ये देखो ऐसे है, ये डायग्राम है, ये रिजल्ट ऐसे है, ये रिजल्ट ऐसे क्यों आया। आपको हार्डली 1 घंटे का लेक्चर जो मैं आपको 1 आवर का अपना जो एक लेक्चर लगता है, इसे पूरी तरह से किसी दूसरे पर्सन को समझाने में शायद 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, नहीं तो 1 घंटे में भी समझा रहे हो। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप किसी भी टॉपिक के मास्टर बन जाओगे। आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। किसी भी दूसरे पर्सन को अब दूसरा पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन कर लो भी मेरे बराबर में बैठा है और मैं उसे ये टॉपिक समझा रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करके देखो, सारे रिजल्ट सारे टॉपिक्स आपके टिप्स पर हो जाएंगे। आपने कभी सोचा है भी टीचर जो होते हैं उनको इतने सारे रिजल्ट कैसे ध्यान में रहते हैं, और वो इतना सारा कंपैरिजन और इतना सारा वो मतलब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो ये चीज यही चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी बच्चों को समझाते हैं, समझाते समझाते उनको खुद भी सारी चीजें टिप्स पर हो जाती हैं। आज से ये प्रैक्टिस करके देखना, आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर रहता है एक डिवाइस। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। स्मॉल करंट ये डिवाइस है जो किसके लिए यूज होता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने में। स्मॉल करंट मतलब माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर जितने लेवल को, वेरी स्मॉल करंट को, माइक्रो एम्पियर पता है ना, 10⁻⁻⁶ इतने स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसका जो सिंबल है सर्किट डायग्राम में, जो हम इसका सिंबल बनाते हैं वो इस तरह का होगा। वायर के साथ एक सर्कल के अंदर, बबल के अंदर जी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। एक मैं इसके बीच में बार बार लाइन यूज करूंगा जब मैं आगे इस टॉपिक को और करवाऊंगा, वो होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ होगा तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो गैल्वेनोमीटर ना इस तरह से अगर मैं बनाऊं, जैसे गोल मैंने गैल्वेनोमीटर बना दिया, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो इसकी नीडल होती है वो बिल्कुल ऐसे सेंटर पर होती है। ठीक है, जहां होती है यहाँ पर होता है 0, और इसका दोनों साइड नंबर लिखे हुए होते हैं इधर 1 2 3 4 5, इस साइड भी 1 2 3 4 5। मैंने 5 तक लिखे हैं, हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो नीडल है वो 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, जैसे ये यहाँ तक आ सकती है, तो इसे मैं बोलूंगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसे आईजी से लिखते हैं, आईजी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर में रीडिंग देता है तो मैं कहूंगा इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइक्रो एम्पियर। समझ गए? मतलब एक गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है उसे ही क्या बोला जाता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। वर्ड से भी क्लियर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मींस जब पूरी नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी लास्ट तक, तब कितनी रीडिंग वो गैल्वेनोमीटर हमें दे रहा होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्लियर है सभी को? ये वर्ड जब भी आ जाएगा इसे आईजी से लिखा जाएगा, इसका मतलब हुआ कि वो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। एक इसमें वर्ड आएगा बेटा शंट। अब मैं शंट बोलूंगा तो कुछ बच्चे सोचेंगे पता नहीं है क्या आ गया, लेकिन अगर मैं बोल दूं भी पैरेलल में कोई चीज लगाना इसे ही शंट बोलते हैं, तो आपको भी हाँ अब समझ में आ गया। तो शंट का मतलब होता है सिंपली द स्मॉल रेजिस्टेंस connected connected parallel to the galvanometer।
एक गैल्वेनोमीटर लेना है आपने, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देना है। उस पैरेलल रेजिस्टेंस को जो गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया गया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है आरएस। एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगा देना, इसे बोलते हैं शंट। अब ये जो सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ उनको यूज करने वाला हूँ, इसलिए पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ ये सारी चीजें। अब किसी किसी एग्जाम में ना ये पूछा गया है कि शंट रेजिस्टेंस के क्या यूज होते हैं, शंट रेजिस्टेंस का क्या बेनिफिट है। तो अगर आपसे पूछ ले तो एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, टॉपिक नहीं है, इसी के साथ ही है। मेरिट्स ऑफ शंट, मेरिट ऑफ शंट, शंट के फायदे क्या है इसको समझते हैं। देखो सर्किट में आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और हमने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। 20 वोल्ट की बैटरी है, आर ओम रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर है। देखो गैल्वेनोमीटर जो है, अभी अभी मैंने बताया, वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट, कितना करंट, माइक्रो एम्पियर लेवल का करंट। लेकिन अगर आपने ऐसे सर्किट में उसे लगा दिया जिसमें एम्पियर लेवल का करंट आ रहा है, तो इतने ज्यादा हैवी करंट की वजह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। आपने देखा है घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी तेज हो जाती है तो अपने घरों के काफी सारे डिवाइस जो है वो बर्न हो जाते हैं ना, धुआं निकलने लग जाता है उसमें से। तो इसकी कैपेसिटी तो माइक्रो एम्पियर करंट झेलने की है, लेकिन सर्किट में करंट कितना आ रहा है, एम्पियर आ रहा है, तो ये क्या कर जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि अगर ज्यादा करंट सर्किट में आएगा तो वो इस छोटे रेजिस्टेंस में से पास आउट होकर निकल जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो है हमारा सही काम करता रहेगा। तो शंट आप समझ रहे हो कि शंट बेसिकली गैल्वेनोमीटर को बर्न होने से बचाता है। तो मेरिट्स ऑफ हम शर्ट, मेरिट ऑफ शंट अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप बोलोगे टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्न, फ्रॉम बर्न। ये गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचाता है। दूसरा इसका क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हो तो इसकी हेल्प से गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इनटू एमीटर। अगर आपसे पूछ रहे इसकी डीमेरिट क्या है, डीमेरिट मतलब इसके नुकसान क्या है, क्योंकि किसी चीज के अगर फायदे होते हैं तो किसी उसी चीज के कहीं ना कहीं नुकसान भी होंगे। तो डीमेरिट्स ऑफ शंट ये है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। तो आप लिखोगे शंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर के लेवल को करंट को भी डिटेक्ट करता है। लेकिन जब हम पैरेलल में इसके शंट लगा देते हैं तो ये माइक्रो एम्पियर लेवल के करंट को नहीं डिटेक्ट करेगा। अब ये कौन से करंट को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एम्पियर लेवल के करंट को। तो बहुत कम वैल्यू से बहुत ज्यादा वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है, यानी उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई। काफी स्मॉल वैल्यू को डिटेक्ट करना मतलब हाई सेंसिटिविटी, बड़ी वैल्यूज को डिटेक्ट करना मतलब सेंसिटिविटी कम हो गई। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं ये एग्जाम में, काफी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको नोट करवा दिया साथ में। तो हमारे पास अभी पॉइंट चल रहे थे, 4 पॉइंट गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ मैंने लिखे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ गया है, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लिख लेना, दो टॉपिक हैं ये एक साथ। पहला है हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर
इंटू एमीटर। तो पहले डायग्राम से इसको समझते हैं, फिर बाकी सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी मैंने बताया क्या करना पड़ेगा। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, दैट इज इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। यहाँ कहीं सर्किट में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इस रेड बॉक्स के अंदर होना चाहिए बस। ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है ये सर्किट का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको ये समझाने के लिए बस। ये रेड बॉक्स के अंदर अंदर वाली जो चीज है ना, ये एमीटर बन गया। ये जो रेड बॉक्स के अंदर वाली चीज है ये क्या बन गया? एमीटर। तो बेसिकली एमीटर क्या होता है? एमीटर में एक गैल्वेनोमीटर एक शंट रेजिस्टेंस के साथ लगा होता है, और इसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप नोट करोगे वो क्या? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे एक स्मॉल रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूं ए पॉइंट, a low resistance should be connected in parallel। एक लो रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं शंट बोलते हैं। A low resistance should be connected in parallel to galvanometer। इतना सा काम अगर आप कर दोगे तो एक गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सा प्रोसेस किया जाता है? 4 ऑप्शन लिखे होते हैं। ऑप्शन ऐसे बनाते हैं, लो रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, या हाई रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको ध्यान में रखना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस होना चाहिए लो, और कनेक्ट किस में करना है? पैरेलल में। और इसी कॉन्फ़िगरेशन को एग्जाम में शंट नाम से भी लिखा हो सकता है। कैसे लिखेंगे? अ शंट शुड बी कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि शंट इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब दूसरा जो पूछा जा सकता है वो ये कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनाए तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, इसकी वजह से सर्किट में करंट आएगा I। वाई करंट जब यहाँ आएगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस साइड में चला जाएगा IS करंट, इस साइड में चला जाएगा IG करंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर चला जाएगा I माइनस IG करंट, और गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा IG करंट। सभी को दिख रहा है ना? कि दोबारा लिखूं? ऊपर चला जाएगा I माइनस IG करंट, यहाँ जब आएगा करंट तो उसको दिखेगा भी 2 हिस्सों में डिवाइड होना है। तो गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा जो करंट जा सकता है वो फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट IG है। बचा हुआ सारा करंट किस में से चला जाएगा? शंट में से चला जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट रेजिस्टेंस दोनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसलिए दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी सेम होगा। तो इफ G is the resistance of galvanometer, अगर G सिंबल से मैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं IG इंटू G शुड बी इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय RS। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला याद है सभी को? रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो इसके अक्रॉस हो जाएगा G इंटू IG, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा RS इंटू I माइनस IG। दोनों ही पैरेलल में लगे हैं तो इसलिए दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है RS की, तो RS की वैल्यू हो जाएगी IG इंटू G डिवाइड बाय
आई माइनस आई। इसी फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? आपको बोल दिया जाता है, मैं क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, इसके बाद इस पर मैं क्वेश्चन बता दूँ। सर पीछे करो, पिछला भी रह गया। सर इस तो भी पिछला हो गया सर। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, वैसे क्लास ऑफ होने वाली है लेकिन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर शंट वाला रह गया करंट सर। डिटेक्ट करना है, वो 2 एम्पियर करंट डिटेक्ट करना है। सर मेरिट्स ऑफ शंट वाला रह गया स्क्रीनशॉट, फिर क्लास बंद हो जू। कौन सा बेटा? सर पीछे ये वाला? नहीं, अगला सर इस तो अगला। हाँ जी, ते सर इस तो अगला। सर अगला रह गया। हो गया क्या, कोई रह ठीक है गया? सर, बस सर हो गया। ठीक है, चलो ये क्लास ऑफ होने वाली है, दोबारा से रीजॉइन करते हैं, फिर मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ। दोबारा रीजॉइन कर लेना सभी। ओके, तो क्वेश्चन है, आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट आर एस टू डिटेक्ट I is equal to 2 ampere if G is equal to 10 ohm and IG is equal to 5 milliampere। ठीक है, IG is equal to 5 मिली, मैंने मिली में दे दिया, माइक्रो में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मिली में, गैल्वेनोमीटर की रेंज माइक्रो टू मिली तक होती है, चाहे इसे माइक्रो में ही ले लो। 50 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये जो आईजी है ना, ये एग्जाम में आपको किस नाम से दिया गया होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन के नाम से। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 50 माइक्रो एम्पियर। आपने जो करंट डिटेक्ट करना है वो है 2 एम्पियर। आरएस की वैल्यू आपने बतानी। तो अभी मैंने आरएस का जो फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला था आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। सभी ने नोट कर लिया होगा। जैसे इसमें वैल्यू पुट कर दो, आई जी की वैल्यू है 50 माइक्रो, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻⁶। जी की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय आई है 2 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो ये जो नीचे आई लिखा है ना, आई माइनस आई जी, अगर तो माइक्रो एम्पियर में माइनस करना पड़ जाए तो आप ध्यान रखो 2 में से इतनी स्मॉल क्वांटिटी, ये 10⁻⁻50 इंटू 10⁻⁻⁶ का मतलब कितना है? 0.00005 इतना है ये। अब दो में से अगर आप 0.0005 माइनस करोगे तो आपके पास नियरली 2 ही बचेगा। तो डिवाइड में नियरली 2 ही बनेगा, तो ऊपर बन गया 50 500 और ये बन गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा कम आई है, बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू है। इसीलिए हमने उसमें लिखा था अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको मिली में लेते तो थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस आता। नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर आईजी मिली एम्पियर में ही दिया हुआ होता है, पर वो बात नहीं है। बात ये है कि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, अप्लाई कैसे करना, बड़ा ही सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में, छोटा सा फॉर्मूला, क्वेश्चन में से अगर आप डाटा आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आराम से सारी चीजें मिल जाएंगी, आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट a galvanometer into voltmeter। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देना है। देखो पहले वाले का उल्टा हो गया, एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देना। सर ये शंट रेजिस्टेंस का नहीं है, ये तो सिंपल है, जिन्हें हाँ, शंट रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगा, इसको सिंपल रेजिस्टेंस बोलेंगे। शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना। तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है यही हमारा क्या है, वोल्टमीटर। तो अगर आपसे पूछे भी वोल्टमीटर क्या होता है या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारी वर्डिंग होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो। तो क्या नोट करोगे, बाय कनेक्टिंग आ हाई रेजिस्टेंस, जबकि एमीटर में लो रेजिस्टेंस था, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये हाई भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं ना, आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। आपको पता है भी कोई चीज आइडियल तो होती नहीं है। अगर आप एक आइडियल वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस, किलो ओम्स से लेके 10 किलो ओम, है ना, 15 किलो ओम, बहुत बड़ी वैल्यू किलो ओम्स में मिलेगा आपको ये। तो ये हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाएं, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए आप इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाओ सिंपली, और कुछ नहीं करना। इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा है, बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा IG ही आ सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना पास आउट हो सकता है, IG। तो सबसे पहले वो गैल्वेनोमीटर में से निकलेगा, फिर इस रेजिस्टेंस में से निकलेगा। तो अगर इसमें मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं और यहाँ से चलूं, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से क्लॉकवाइज चलता हूँ ऐसे में, तो पहले गैल्वेनोमीटर आएगा, गैल्वेनोमीटर में से IG करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G, तो पहले आ जाएगा IG इंटू G, फिर आ गया R, तो प्लस IG इंटू R, फिर हम घूम के इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गए, मतलब माइनस V, फिर वापस हम A पर आ गए, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम IG R की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा V माइनस IG और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस IG इंटू G डिवाइड बाय IG, या फिर इसे लिख लो V बाय IG माइनस G। तो ये वो रेजिस्टेंस हो गया जो पैरेलल में लगाना है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। ये R की वैल्यू फाइंड ऐसे करेंगे। इसकी भी स्टेटमेंट कैसे मिलेगी आपको एग्जाम में, आपको बोल देंगे एक गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है सच दैट वो इतनी वोल्ट को मेजर कर ले। तो वोल्टमीटर की जगह वोल्ट दिया होगा, अभी 5 वोल्ट को मेजर कर ले। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, हमने 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, 5 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्टमीटर बनाना है। हमें जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसमें से जो मैक्सिमम करंट पास आउट हो सकता है वो है 10 मिली एम्पियर। तो बताओ वो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं,
तो हम कहेंगे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है V बाई आई जी माइनस जी। V कितना है 5, I कितना है 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर है, मिली के लिए 10⁻³ माइनस 10, तो ये बन गया 500, ये 1000 है, ये 10 है, तो नीचे -2 रह जाएगा, ऊपर जाके 100 माइनस 10, तो देखो ये वैल्यू कितनी आई 490 ओम आई है, जो कि बड़ा है, काफी वैल्यू है ना। जबकि पीछे वाले में एमीटर वाले में जो रिजल्ट आया था वो देखो कितना कम वैल्यू आई थी, 2.5 इंटू 10⁻⁴। इसीलिए जब एमीटर बनाएंगे तो एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जब एक वोल्ट मीटर बनाएंगे तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। एमीटर के अंदर पैरेलल में लगेगा, वोल्ट मीटर के अंदर सीरीज में लगेगा। कोई बच्चा भूल जाए कि सीरीज में लो लगा था या हाई लगा था, तो इस लाइन को याद रखना, एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस ही लगाते हैं जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, फिर आगे करते हैं। इस स्लाइड का भी ले लो लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। अभी जिन्होंने +2 किया बच्चों ने, शायद उनके सिलेबस में से कुछ पार्ट जैसे डिलीटेड में चला गया था, तो कुछ चीजें उनके सिलेबस में नहीं थी +2 में। तो कोई ऐसा टॉपिक अगर आता है तो उसे स्लाइटली सा बस ध्यान में रखना भी कुछ ऐसा टॉपिक था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका आंसर दे पाए। बाकी लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर वाले बच्चों को तो सारे ही करने हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो एक पहले एक मैं कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। एक रोम्बस टाइप पतंग जैसी शेप का मैं सर्किट बना रहा हूँ। इस शेप में आपको 4 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं बोल रहा हूँ P, Q, R और S। आप कोई भी नाम दे सकते हो, A B C D, मैंने P Q R S दे दिए। इसके साथ में मैंने एक लगा दी बैटरी। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इसमें ब्रिज कहाँ है? देखो ये जो पॉइंट है ना, ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला पॉइंट, इस पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसे मैं B पॉइंट बोल देता हूँ। बैटरी V वोल्ट के अंदर लगाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो इसमें से तभी करंट फ्लो करेगा जब A और B पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब समझाया था, करंट तभी फ्लो होता है जब एक तरफ लो पोटेंशियल और एक तरफ हाई पोटेंशियल। सपोज करो A पर हाई पोटेंशियल है, B पे लो है, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर B पर हाई है और A पर लो है, तो A से सॉरी A से B की तरफ करंट जाएगा। अब व्हीटस्टोन क्या कहता है? व्हीटस्टोन कहता है कि अगर A और B पर दोनों पर ही सेम पोटेंशियल हो, मान लो A पर भी +5 वोल्ट है, B पर भी +5 वोल्ट है, तो करंट कहाँ मूव करेगा? करंट कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो जब A और B पर सेम पोटेंशियल हो, क्या ध्यान रखोगे आप, जब A पर जितना पोटेंशियल है उतना ही B पर हो, या फिर इसको ऐसे बोल दो कि जितना पोटेंशियल A पर है उसमें से जितना पोटेंशियल B पर है उसे माइनस करके 0 मिले, तो हम ऐसे कंडीशन में बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज। जो ब्रिज है हमारा वो कैसा है? बैलेंस्ड है। और अगर VA इज नॉट इक्वल टू VB और
वी ए माइनस वी बी नॉट इक्वल टू 0 आए, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है। अब जो ये व्हीटस्टोन का ब्रिज है ना, ये सिर्फ बैलेंस कंडीशन पर ही चलता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए पर जो पोटेंशियल है वही बी पर होना चाहिए, कितना होगा वो बात नहीं है, ये मैंने आइडिया के लिए बताया था कि +5 +5 है, +1 +1 भी हो सकता है, -1 -1 भी हो सकता है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी देन बैलेंस केस में करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर जो है वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज कब काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ बैलेंस ब्रिज कंडीशन में ही काम करता है, अनबैलेंस में काम नहीं करता, यानी इसकी अनबैलेंस ब्रिज के टाइम कोई एप्लीकेशंस नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए मतलब दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी। तो जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड होगा, फॉर बैलेंस्ड, तब वहां पर एक कंडीशन फुलफिल होगी हमेशा, वो क्या, कि ये जो P है, देखो P के साथ में Q है और P के साथ में S है, इधर देखो Q है और इस तरफ S है, तो चाहे P डिवाइड बाई S कर लो, ये किसके बराबर आएगा, Q डिवाइड बाई R आएगा, और चाहे P डिवाइड बाई Q कर लो, P डिवाइड बाई Q, तो इसके नीचे आ जाएगा S डिवाइड बाई R। इसी कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, इन्हीं कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। रट्टा नहीं मारना है, मैंने जो भी डायग्राम में नेम लिए हैं PQRS लिए हैं, तो P/S इज इक्वल टू Q/R, P/S इज इक्वल टू Q/R, चाहे तो ऐसे बोलो P/S इज इक्वल टू Q/R, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे बोल सकता है P/Q इज इक्वल टू S/R। अब आप आपके पास ये एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे ABCD मान रखे हैं, तो उस हिसाब से बस देख लेना, एक के साथ वाला डिवाइड बाय इसके साथ वाला, या फिर P के डाउन नीचे जो है इक्वल टू Q के नीचे जो है, इस तरह से ध्यान में रखो, क्योंकि अगर इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करनी है, PQRS की जगह MNP कुछ भी देने है ना, तो सिंबल चेंज करने से कोई कंडीशन नहीं चेंज हो जाएगी, कंडीशन यही रहेगी। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बड़े ही इजी होते हैं, अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो बड़ी ही आसानी से वो उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, फिर हम इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। यह है 10 ओम, यह है 14 ओम, या इसको थोड़ा सा इजी रखते हैं 20 ओम, यह है 5 ओम, और ये है 10। बेटा मेरे को ना आर इक्विवेलेंट बताएगा कोई बच्चा, ए से बी के बीच में कितना आएगा, जल्दी से शाबाश निकालो, आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ ए से बी के बीच में कितना आएगा। ए से बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, शाबाश, सभी निकालेंगे और चैट में आंसर देंगे।
हाँ जी, आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, चलो पहले सोल्व करके देखते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ी सी इस पे सीरीज और पैरेलल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो ये दो ऊपर वाले जो है ना, ये सीरीज में लगे हुए हैं। पहले तो ये देखो, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इन दोनों को आप ऐसा मान लेते हैं कि ये दो नहीं, एक ही रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो दोनों का सम बन जाएगा 30। और ये जो नीचे 5 और 10 है, ये दोनों भी सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 15। तो अब आप ऐसे समझो कि ये कंडीशन कुछ इस तरह से है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और नीचे भी एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऊपर लगा हुआ है 30 ओम का और नीचे लगा हुआ है 15 ओम। पहले जो दो दो लगे थे, मैंने दो दो को जोड़ के सीरीज में लगे हुए थे दोनों, एक बना लिया। अब ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट है वो अपोजिट करके निकलेगा, उल्टा करके निकलेगा। 1/30 प्लस 1/15, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 और ऊपर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि 1/10। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो 10 ओम आ गया। तो जिन्होंने आंसर दिए हैं वो सही है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। सभी का आंसर आना चाहिए था, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी ने प्रैक्टिस ना की हो, किसी स्टूडेंट ने, तो आंसर ना मिला। अब मैं इस सर्किट के अंदर एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं, और उसके बाद आप बताना कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इसके बीच में मैं एक रेजिस्टेंस और लगा रहा हूँ, देखो। और ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगाया ये है 10 ओम का। अब बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अब बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी। शाबाश। नहीं निकल रहा। जिन बच्चों ने पहले 10 ओम आंसर दिया होगा, उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सीरीज में कौन सा लगा है और पैरेलल में कौन सा लगा है। बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, ये सर्किट ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, ये कुछ और ही कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब यहीं व्हीटस्टोन ब्रिज काम आएगा। अब यहीं पर व्हीटस्टोन ब्रिज काम आएगा, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपने चेक करना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन इस पर लग रही है या नहीं। अगर मैं बोल दूं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि P/S Q/R के बराबर है या नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज की देखो यही कंडीशन थी, PQRS, 4 रेजिस्टेंस लगे हों। ऐसे ही ये 4 इसमें लगे हुए हैं, PQRS। P है 10, S है 5, Q है 20, R है 10। तो ये तो 2 = 2 आ गया, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो रही है इस पर। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो व्हीटस्टोन कहता था कि जो ये बीच में P और Q के बीच वाले पॉइंट से लेके R और S के बीच वाले पॉइंट में अगर हम एक तार जोड़ेंगे, तो उसमें से करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। बेटा जब किसी रजिस्टर में से करंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस रेजिस्टेंस को चाहे वहां लगाओ चाहे वहां से हटा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ये कहोगे कि क्योंकि इस पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये बीच वाले रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही नहीं, तो इसे सर्किट में से निकाल दो, इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप बोलोगे सर अब दोबारा से जो इसका आर इक्विवेलेंट है वो तो 10 ओम ही आ रहा है। तो अगर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा भी दें, तब भी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 10 ओम ही रहेगा, क्योंकि बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो यूजफुल रहा ही नहीं, इसमें से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। सभी को क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, जिनको बड़ा संभल के देखना पड़ता है,
चेक करना पड़ता है। और आपको पता लगाने का सिंपल एक तरीका होगा, जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिले जिसमें पता ना चले सीरीज और पैरेलल का, वहां चेक कर लेना एक बार जरूर कि यहाँ पे कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो नहीं फुलफिल हो रही। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, सेम जैसे मैंने डायग्राम बनाया ऐसा ही डायग्राम बना के ये पूछ लेंगे बीच वाले 10 ओम में से बताओ करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप चाहे कितने ही किरचॉफ्स लॉ लगा लो, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से देखते ही पता चल जाएगा ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये वैसे ही लगा हुआ है, इसमें से करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 10 ओम वाले में से करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स को। देखो जो आफ्टर +2 वाले बच्चे हैं ना, उन सभी के पास +2 फिजिक्स की बुक अभी भी पड़ी होगी। जब मैं टॉपिक करवाता हूँ साथ साथ में, तो बुक से प्रॉब्लम भी किया करो, सॉल्व करने की कोशिश। जो टॉपिक, जैसे आज हमने इतने सारे टॉपिक्स किए हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं बुक्स में, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करो, फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।